हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम क्लासेस। आज के वीडियो में मैं क्लास 8 के सोशल साइंस के चैप्टर 1 का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। आपकी बुक का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड और इसमें थीम ए इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपुल, और इसका पहला चैप्टर जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़। तो इसके सॉल्यूशन को मैं आज आपके इस वीडियो में आपके सामने लेकर आई हूँ। तो इसके पहले मैंने 3 वीडियोस में इस चैप्टर को पूरी तरह से कवर किया है। इन वीडियोस को आप मेरी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पहला है, What can make what is today a renewable resource non-renewable tomorrow? Describe some action that can prevent this from happening. इस क्वेश्चन में यह कहा गया है कि रेन्यूएबल रिसोर्स को नॉन रिन्यूएबल बनने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे एक्शन हैं, और कुछ साथ ही दूसरा क्वेश्चन इसमें ये है कि कुछ ऐसे भी एक्शन बताइए जिससे हम रेन्यूएबल रिसोर्स को नॉन रेन्यूएबल में बदलने से रोक सकें। तो इसका आंसर हो जाएगा irresponsible human action can make renewable resources into non-renewable। ह्यूमन का जो भी इर्रिस्पॉन्सिबल एक्शन है वो रेन्यूएबल रिसोर्स को नॉन रेन्यूएबल में कन्वर्ट करता है। अब ये कौन कौन से एक्शंस हैं? पहला हो जाएगा कटिंग डाउन फॉरेस्ट। अगर हम फॉरेस्ट के ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा और बहुत अधिक मात्रा में काटते हैं और बहुत जल्दी काटते हैं तो क्या होगा कि फॉरेस्ट लुप्त हो जाएंगे या ट्रीज़ की कमी हो जाएगी, जिससे ये हो चुका है, हो नहीं जाएगी, ये हो रहा है, और इससे हमें ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को झेलना पड़ रहा है। साथ ही साथ अर्थ का टेम्परेचर मतलब बहुत बढ़ने से ग्लेशियर्स जो हैं वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं, और इससे बहुत ये जो एक एक्शन है पेड़ों को काटना, इससे क्या होगा, जो पेड़ हैं हमारे लिए रिन्यूएबल हैं, लेकिन अगर हम उनको बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा मात्रा में काटते हैं तो वो हमारे लिए एक तरह से एक दिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरा है डिस्चार्जिंग वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज़। अगर हम बहुत हैवी मात्रा में नदियों में, पॉन्ड्स में, लेक में, इसमें अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट जैसे फैक्ट्रीज़ के वेस्ट को, सीवेज के वेस्ट को बहुत अधिक, बहुत हैवी अमाउंट में अगर हम नदियों में या पॉन्ड्स वगैरह में डालते हैं तो वहाँ का जो वाटर है वो गंदा हो जाता है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में वेस्ट प्रोडक्ट होने के चलते ये बहुत जल्दी डिग्रेड नहीं होते हैं, वो वाटर में ही रह जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा उसमें बहुत पोल्यूशन, वो वाटर वहाँ को पोल्यूट कर देते हैं और वो पूरी वाटर बॉडी पोल्यूट होने लगती है। जिससे क्या होता है, जैसे अगर कोई रिवर है तो वो उसकी एरिया कम होने लगता है, वाटर कम होने लगता है, और वो एक तरह से जिसको कहते हैं लुप्त होने, नदियाँ, कई नदियाँ तो लुप्त होने के कगार पे आ जाती हैं। दिल्ली में यमुना नदी जो है उसको देख सकते हैं, वो बहुत ही पोल्यूटेड है। और इसी से रिलेटेड गंगा नदी को साफ़ करें, स्वच्छ भारत अभियान के अंदर एक गंगा नदी को साफ़ करने के लिए अभियान चलाया गया। तो अगर हम कंक्लूज़न ये है कि अगर हम वाटर बॉडीज़ में वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्चार्ज करते हैं बहुत हैवी अमाउंट में, तो वो पोल्यूटेड हो जाते हैं और उससे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसके बाद है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। हमने पंजाब के केस में देखा
जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो वहाँ पे हाई यील्डिंग क्रॉप्स यूज़ किए जाने लगे, बीजों को लगाया गया जिससे उनको अधिक पानी की ज़रूरत थी, और उसी समय गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दी। तो क्या हुआ कि इरिगेशन के लिए ओवर पंपिंग होने लगा, और ग्राउंड वाटर इससे क्या हुआ, इससे ग्राउंड वाटर पे बहुत इफ़ेक्ट हुआ, और ग्राउंड वाटर करीब पंजाब के 80% इलाकों में ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया। तो इससे क्या हुआ, ग्राउंड वाटर जो एक रेन्यूएबल रिसोर्स है नॉन रेन्यूएबल में कन्वर्ट होने के कगार पे आ गया। इसके बाद है यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड। एग्रीकल्चर में हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह का जब यूज करते हैं तो ये सीधे सॉइल में जाते हैं और सॉइल के स्ट्रक्चर को ख़राब करते हैं, जिससे क्या होता है कि सॉइल जो है बंजर हो सकती है। साथ ही साथ ये सीधे ग्राउंड वाटर में भी चले जाते हैं, और ग्राउंड वाटर को जब ह्यूमन और एनिमल वगैरह कंज्यूम करते हैं तो उससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो ये तो हो गए कि कौन से ऐसे एक्शन है जिससे रेन्यूएबल रिसोर्स नॉन रेन्यूएबल में कन्वर्ट हो सकता है और उससे होने वाली क्या हानियाँ हैं। अब हम इसके प्रिवेंशन पे बात कर लेते हैं कि किस तरह से इन चीज़ों को होने से रोका जा सकता है। सबसे पहले है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग एंड वाटर हार्वेस्टिंग। अगर हम फार्मिंग के ट्रेडिशनल तरीक़ों को यूज़ करें और वाटर हार्वेस्टिंग की ट्रेडिशनल तरीक़ों को यूज़ करें तो इससे इस समस्या को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। अब क्या कर सकते हैं हम, एग्रीकल्चर में क्या कर सकते हैं, हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र की जगह पे काउ डंग मैन्योर का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम क्रॉप रोटेशन को यूज़ कर सकते हैं जिसके द्वारा सॉइल हमेशा फर्टाइल रह सकता है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो सही रहेगा। और अगर हम ग्राउंड वाटर का ओवर पंपिंग ना करें, जितना ज़रूरत है उतना कंज्यूम करें, और साथ ही साथ ये रेनी सीज़न का जो वाटर है बहुत जगहों पे उसको तालाबों में या अंदर ग्राउंड वाटर स्टोरेज सिस्टम बना के स्टोर किया जाता है। इन चीज़ों को यूज़ किए अपनाएं तो हम बहुत हद तक इस समस्या को कम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करें, जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करें, उसको जिन चीज़ों को जो नेचुरल रिसोर्स है जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं उसको रिसाइकल करें, रीयूज़ करें। जैसे पेपर हो गया, उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो उसको उपयोग में लाना चाहिए। इससे बहुत रेन्यूएबल रिसोर्स जो है बहुत हद तक नॉन रेन्यूएबल में कन्वर्ट होने से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ हमें गवर्नमेंट सपोर्ट भी चाहिए, गुड गवर्नेंस होना चाहिए। गवर्नमेंट जो है एक अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक वे से इन चीज़ों को मॉनिटर करे और बहुत सारी पॉलिसीज़ ला सकते हैं पॉल्यूशन से रिलेटेड, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ है और नॉइज़ पॉल्यूशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ है। तो अगर इस तरह से पॉलिसीज़ वगैरह लाते हैं तो इसका भी बहुत हद तक फ़ायदा हो सकता है। सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अवेयरनेस। अगर ये ज़रूरी नहीं है कि अवेयरनेस लोगों को अवेयर करने की जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की है, लोकल जो सिटीज़न है वो भी ये काम कर सकते हैं। बहुत सारे नुक्कड़ नाटक हो सकता है और बहुत सारी ऐसी सेमिनार वगैरह, इन चीज़ों के द्वारा अगर हम इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज को लेके अवेयर करें लोगों को तो बहुत हद तक इस समस्या का समाधान हो सकता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसमें मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, आप चाहे तो इसको अच्छे से सिस्टमैटिक वे में अच्छे से लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए पॉइंट्स लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम 5 इकोसिस्टम फंक्शन दैट सर्व्स ह्यूमन। इसमें 5 इकोसिस्टम के फंक्शन को लिखना है जो ह्यूमन को सर्व्स करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि इकोसिस्टम फंक्शन है क्या।
तो इकोसिस्टम फंक्शन जो है उसका डिफिनीशन ऐसा है, द नेचुरल प्रोसेस दैट कीप एन एनवायरनमेंट अलाइव, बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल। ये क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है जो इन्वायरमेंट को अलाइव, बैलेंस्ड और सस्टेनेबल रखता है। जैसे क्लीनिंग, वाटर फिल्ट्रेशन जो हमारे फॉरेस्ट्स करते हैं, और एयर ऑक्सीजन प्रोडक्शन, एक तरह से ये भी एक इकोसिस्टम फंक्शन है, ट्रीज़ के द्वारा किया जाता है। तो 5 इकोसिस्टम फंक्शन है, उसमें पहला है ऑक्सीजन प्रोडक्शन बाय ट्रीज़। हम जानते हैं कि एक मैच्योर ट्री जो है 275 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर डे प्रोड्यूस करता है, और एक ह्यूमन बीइंग को 350 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एवरी डे चाहिए। तो एक ह्यूमन बीइंग के लिए कम से कम 2 पेड़ तो होने चाहिए मेरे हिसाब से। और उसी तरह से तो ये एक इकोसिस्टम फंक्शन है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो है एक इकोसिस्टम फंक्शन है। इसके बाद है सेकंड है वाटर फिल्ट्रेशन बाय फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट है वो वाटर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, उनके द्वारा जो पानी है वो फ़िल्टर किया जाता है, साथ साथ सॉइल के द्वारा भी फ़िल्टर किया जाता है। ये वाटर फिल्टर का काम सॉइल और फॉरेस्ट के द्वारा होता है। थर्ड है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। जो ट्रीज़ की रूट्स हैं वो क्या करती हैं, सॉइल को बांध के रखती हैं, और जब बहुत हैवी रेनी सीज़न रहे या बहुत आंधी चले या कुछ, तो वो क्या होता है कि इरोजन को रोकती हैं, सॉइल इरोजन इससे कम होता है। ये जो चौथा पॉइंट है इसका कि प्रोवाइड हैबिटेट फॉर एनिमल। ये जो ट्रीज़ हैं ये एनिमल्स को हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। फॉरेस्ट में बहुत सारे किस्म की स्पीसीज़ रहते हैं, एनिमल की स्पीसीज़ रहती है, बहुत सारे जानवर रहते हैं, और ये फॉरेस्ट जो है इन एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट है। पांचवा है फिफ्थ वन पॉलिनेशन। ये पेड़ से और जो पौधे होते हैं उसमें फ्लावर्स आते हैं, इससे क्या होता है बीज और जो भी इंसेक्ट्स हैं अट्रैक्ट होते हैं, और वो कहीं ना कहीं पॉलिनेशन में, हमारे क्रॉप्स के पॉलिनेशन में या फ्रूट्स के पॉलिनेशन में बहुत ही हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल जो है ये भी इकोसिस्टम फंक्शन के ही अंतर्गत आते हैं। ये हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल वंस, व्हाट कैन पीपल डू टू इंश्योर what renewable resources continue to be available for our use and that of future generation, give 2 example। इसमें हमें क्या बताना है? हमें बताना है renewable resource और उसके बाद बताना है हमें नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। इसके साथ ही साथ हम लोगों को क्या करता है, इन लोग के बीच डिफरेंट को बताना है, और साथ ही साथ कि हमें रेन्यूएबल रिसोर्सेज फ्यूचर के लिए कैसे, फ्यूचर जनरेशन के लिए मिलता रहे, इसके लिए हमें 2 एग्जांपल्स देने हैं। ये क्वेश्चन में कहा गया है। क्या क्या है? रेन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स, उसके बाद दोनों के बीच डिफरेंस, और साथ ही साथ हम लोग को ये भी बताना है कि किस तरह से रेन्यूएबल रिसोर्सेज हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए मिलता रहे। तो सबसे पहले हम जाने रेन्यूएबल रिसोर्स है क्या। रेन्यूएबल रिसोर्स रिन्यू देमसेल्फ थ्रू नेचुरल प्रोसेस। रेन्यूएबल रिसोर्स जो है वो खुद को नेचुरल प्रोसेस से रिन्यू कर लेता है। ठीक, तो ये हुआ ये बहुत सिंपल सा इसका डेफिनेशन हो गया ये सिंपल सा कि रेन्यूएबल रिसोर्स वो है जो खुद को नेचुरली प्रोसेस, मतलब बहुत ज़्यादा नेचुरली एकदम अपने नेचुरल प्रोसेस से खुद को रिन्यू कर ले।
अगर हम नॉन रेन्यूएबल की बात करें तो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं उनको बनने में बहुत टाइम लगता है। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर क्रिएटेड ओवर लॉन्ग पीरियड। ये बहुत ज़्यादा समय लेते हैं खुद बनने में, और साथ ही साथ दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड एट द रेट वी यूज़ देम। वो इतनी जल्दी नहीं बनते जिस रेट से हम उनको यूज़ करते हैं। तो ये हो जाता है नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि बहुत सारे ओर्स हैं, जैसे कोल हो गया, कोल है वही उसका ही एग्जांपल ले लेते हैं। उसको बनने में बहुत टाइम लगता है, पेट्रोलियम है उसको बनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन हम बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ही उसको निकालते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो क्या होगा, जो उसका स्टोर है एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ये तो वो आगे वाली जनरेशन के लिए वो बचेगा ही नहीं। तो उसको क्या करना है, हम लोगों को बहुत सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है, जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करेंगे। और उसके बहुत सारे विकल्प भी हम निकाल सकते हैं। जैसे पेट्रोल की जगह पे हम ईवी का यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज़ कर सकते हैं, और सोलर पावर का यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह से उसके अल्टरनेटिव यूज़ करके हम इन रिसोर्सेज को कुछ समय तक बहुत दिनों तक हम आगे वाली जनरेशन के लिए बचा सकते हैं। अगर इनकी डिफरेंस की बात करें तो ये सबसे पहले है डिफरेंस में आ जाएगा सबसे पहले रिप्लेनिशमेंट रेट। तो जो रेन्यूएबल रिसोर्स है उसका बहुत हाई होता है, और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स का रिप्लेनिशमेंट रेट जो है वो लो होता है। इसके बाद है टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई जो होता है रेन्यूएबल रिसोर्सेज का अनलिमिटेड होता है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का फाइनाइट होता है। और इन्वायरमेंट पे इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो रेन्यूएबल रिसोर्स जो होते हैं वो लो कार्बन इमिशन, बहुत कम कार्बन का उत्सर्जन कहेंगे जिसको करते हैं। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो क्या करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं, क्या रिलीज़ करते हैं, हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस। ये रिलीज़ कौन निकालता है, कौन रिलीज़ करता है, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज निकालते हैं। ठीक, इसके बाद हम फ्यूचर के लिए इसको कैसे बचा सकते हैं, तो इसके लिए हम कर सकते हैं, इनको हम सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करें, और फिर उसको जो रिसाइकल करें और रीयूज़ करें। इससे हम क्या कर सकते हैं, ये दो, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही पूछा गया है तो इसलिए मैंने दो ही बताया है कि इसको सस्टेनेबल मैनर में यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल और रीयूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया अभी कि पेट्रोल के जगह हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज़ कर सकते हैं, और सोलर पावर का यूज़ कर सकते हैं, विंड एनर्जी और वाटर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम ये जो रिसोर्सेज हैं उनको अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा कर रख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई cultural practice in your home and neighborhood that point to mindfulness in the use of natural resources। कुछ ऐसे कल्चरल प्रैक्टिस बताने हैं हमें नेबरहुड में, कल्चरल प्रैक्टिस हो जो कि नेचुरल रिसोर्स को समर्पित है। जैसे सबसे पहले होता है कि हम अपने घर में हम लोग देखते हैं, नहा के सुबह पूजा वूजा किए तो हम लोग क्या करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, ऑफरिंग अर्घ्यम टू सूर्य को क्या करते हैं, हम अर्घ देते हैं। सब कोई, जब तक ज़्यादातर जो खासतौर से हिंदूज फैमिली है उसमें हम लोग सूर्य को अर्घ देते हैं। इससे क्या हम लोग ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, किसको, जो सन है उनको गॉड की तरह पूजते हैं और ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, क्योंकि मेन एनर्जी का सोर्स अर्थ पे मान के चलो तो सन ही है। इसके बाद हम तुलसी पूजन करते हैं। हम तुलसी पूजन के संग संग और भी बहुत
चीज़ों की, जैसे ट्रीज़ की पूजा करते हैं। जैसे हम लोग बनाना ट्रीज़ को भी होली मानते हैं, और फिर ये वो बरगद की ट्री को भी होली बहुत पवित्र मानते हैं। तो इससे क्या होता है, इन ट्रीज़ की वैल्यू बढ़ती है, और इससे क्या होता है, हम जो नेचर है उससे जुड़े रहते हैं और नेचर के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। क्योंकि तुलसी जो है हमें तुलसी ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। तुलसी के पौधे से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सब प्रोडक्शन होता है। साथ साथ बरगद से, पीपल से, इनसे भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए इनका पूजन करते हैं। उसके बाद हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या करते हैं, हम लोग रिवर्स को बहुत सेक्रेड मानते हैं, बहुत पवित्र। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, आपने देखा होगा गंगा आरती, नर्मदा आरती, ये एक रिचुअल्स है जो वो नदियों को पवित्र मान के और ये ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए किया जाता है। इससे क्या होता है, लोगों के अंदर ये आता है, माँ की तरह मत उसको पूजते हैं, तो एक कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव रहता है, और बहुत कोशिश रहती है कि इससे वो लोग उसको गंदा करने ना करें और उसका रख रखाव रखें। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, और नदियों से, और जो भी सूर्य भगवान से ऐसे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जो कि इंडिया में मनाए जाते हैं। 5th क्वेश्चन है आपका, What are some consideration to keep in mind in the production of goods for our current use? कि ऐसे कौन सी कंसिडरेशन है जो हमको अपने हमें सोच के रखना चाहिए कि आज अभी हम अपने करंट यूज़ के लिए जो भी चीज़ें बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर हम इन्वायरमेंटल रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर देखें इसको, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहला है वो पॉइंट है मटेरियल सिलेक्शन। तो हमें ये रेन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए जिसको हम रिसाइकल कर सकें, और उसका रॉ मटेरियल जो तो बहुत आसानी से हमें मिल जाए, ऐसे मटेरियल का सिलेक्शन करना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंस होना चाहिए, ठीक। तो यूज़ किया हुआ वाटर है उसको फिर से रीयूज़ करने के लायक बना के रीयूज़ किया जाता है, और इससे क्या होता है, वाटर का बहुत कंजप्शन थोड़ा कम हो सकता है। इसके बाद है लास्ट पॉइंट है वेस्ट मिनिमाइजेशन। तो हमें क्या करना चाहिए कि कोशिश करना चाहिए कि जो भी हम प्लांट लगाएं या फैक्ट्री लगाएं, तो जो उसमें वेस्ट होता है वो बहुत इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि वेस्ट प्रोडक्ट बहुत कम निकले। इससे क्या होगा कि हम जो भी वेस्ट होगा ज़्यादातर नदियों में डालते हैं, या ऐसे कचरा के रूप में उसको कहीं ज़मीन पे ऐसे डाल दिया, तो इसे नदी में डाला तो वाटर पोल्यूशन हुआ, सॉइल पे छोड़ा तो सॉइल पोल्यूशन। तो अगर हम वेस्ट कम निकालेंगे, कम वेस्ट बनेगा, तो बहुत हद तक पोल्यूशन की समस्या का निदान होगा। तो ये 5 क्वेश्चन थे जिसको मैंने करा दिए, और कोशिश किया है कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आए। मैंने इसकी पूरी कोशिश की है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।